येन धौताः गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातं, नमो नमः। धन्यवाद भगिनी। अधुना अहं मनीष महोदयं निवेदयामि, अस्माकं कक्षा स्वीकरोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो पूर्व कक्षा में मैंने आप सभी लोगों को कुछ सूत्र पढ़ के आने के लिए बोला था। आप सब लोग पढ़ के आए जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। तो पहला सूत्र हम लोगों ने पहले देख लेते हैं, हमने कहाँ तक सिद्ध कर लिया था। ठीक है, तो हमने पूर्व कक्षा में जो लास्ट सूत्र किया था हमने, वो सूत्र था हमारा वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लशः। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा था वो सूत्र। तो एक मिनट, तो आपको एक स्क्रीन शेयर हो रही है? अब नहीं हो रही सर अभी। अब हो रही है महोदय? जी जी, अभी देखिए। तो पिछली कक्षा में हमने पूर्व सूत्र लास्ट हमने पढ़ा था, तो हमने कहां से कहां तक की धातु सिद्ध करी थी, हम उसको देख लेते हैं। तो धातु संख्या हमने करी थी कहां तक? 14 से लेकर 18 तक। 18 धातु हमने सिद्ध कर ली थी। तो सूत्र क्या था? वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लशः। देखिए, ये सूत्र कहता है कि विकल्प से शन प्रत्यय हो। विकल्प से क्या हो? इन धातुओं को विकल्प से शन प्रत्यय हो। तो क्या कि ये जो शन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, जो पहले आपकी जो धातु है, 5 धातु कौन कौन सी हैं? भ्राश, भ्लाश, भ्रम, क्रम और ये लश। ठीक है, तो ये कौन कौन सी? भ्राश, भ्लाश, भ्रम, क्रम और लश। ये आपकी 5 धातु क्या कहते हैं, भवादिगण की है। सॉरी, भवादिगण की है। तो भवादिगण के होने के कारण इनसे क्या था? नित्य शप प्राप्त था। नित्य मतलब कि केवल मात्र शप ही प्राप्त था। पर इन सूत्रों ने क्या कह दिया कि इस सूत्र ने आकर कहा कि उनसे विकल्प से शप भी शन हो जाए। मतलब एक पक्ष में शन होगा और दूसरे पक्ष में क्या होगा? शप होगा। अब देखिए, जो क्लम धातु है, क्लम धातु और त्रस धातु, ठीक है, क्लम धातु और त्रस धातु हमारी है दिवादिगण की। किस गण की महोदय? दिवादिगण की। तो केवल क्या होना चाहिए था? केवल शन होना चाहिए था अगर दिवादिगण की है तो। पर इस सूत्र में पढ़ा गया है तो क्या हो गया इससे कि शन होगा, पर कैसे होगा? विकल्प से होगा। तो जो नित्य प्राप्त था उसको क्या कर दिया इन्होंने? विकल्प से कर दिया। मतलब कि एक रूप बनते, तो अब इन्होंने विकल्प से कर दिया तो 2 रूप बनेंगे। ठीक है, तो क्लम और त्रस धातु हमारी किस गण की है? ये दिवादिगण की धातुएं हैं, इसलिए यहाँ पर इनमें नित्य शन प्राप्त था। इस सूत्र के द्वारा विकल्प से इनको शप भी कर दिया है। तो मतलब विकल्प से शन होगा, दूसरे पक्ष में शप होगा। ठीक है, अभी त्रुट धातु हमारी तुदादिगण की। ठीक है महोदय, और तुदादिगण के होने के कारण इससे क्या था हमारा? इससे श प्रत्यय प्राप्त था। शपनी श केवल हाँ, तो त्रुट धातु तुदादिगण के होने के कारण श प्रत्यय प्राप्त था। तो इस सूत्र ने कह दिया कि इस धातु से भी विकल्प से क्या हो जाएगा? शन प्रत्यय हो जाएगा। तो एक पक्ष में शन प्रत्यय होगा, और जब शन प्रत्यय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? दोबारा से श प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि सूत्र ने ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि 2 रूपों की सिद्धि करनी थी। तो जिस गण अगर ये सूत्र नहीं होता तो एक रूप ही बनते हैं। अब इस सूत्र के द्वारा 2 रूप बनेंगे, हमने पूर्व कक्षा में सिद्ध कर लिया था। अब चलते हैं आगे। तो अब माता कह रही है कि पुस्तक में लिखा है 19 से 20 तक। कहां से कहां तक कक्षा सॉल्व करेंगे? 19 से 20 तक धातु को सिद्ध करेंगे। अब देखिए, उन 2 धातुएं हैं, आप सभी पढ़ के आए होंगे सूत्र। तो ये किसी का, स्मिता जी आपका माइक, एक मिनट,
मैं सबको, अच्छा आप ही कर सकते हैं। हाँ, मैं कर दिया महोदय। तो अब देखिए आपको सूत्र दिख रहा होगा सभी को। तो इशुगमी यमाम छह, यह सूत्र मैंने आप सभी को पढ़ के आने के लिए कहा था, ठीक है। तो आप सब पढ़ के आए होंगे। तो आप में से मोहन महोदय इस सूत्र का अर्थ बता दीजिए, क्या अर्थ है इस सूत्र का। चालू डिस्चार्ज आपके लिए। मोहन महोदय बताइए सूत्र का क्या अर्थ है। ईश गम तथा यम धातुओं के अंतिम वर्ण के स्थान 6 आदेश होता है, ठीक है। तो ईश गम और यम इन धातुओं के अंतिम वर्ण के स्थान पे 6 आदेश होगा। अब कब होता है, तो कहता है शित प्रत्यय के परे होने पर, ठीक है। कब होता है, शित प्रत्यय के परे होने पर। आप सभी को ये देखिए क्या कहते हैं, ये तो आपका वही खुल गया पुराना। आप हाँ सॉरी, ये आपको जो जब पढ़ाया गया था धात्वादेश, तो धात्वादेश में क्या लिखा हुआ है कि इनके अंत के स्थान पर, मतलब अर्थात इश गम और यम इनके स्थान पर 6 आदेश होता है। और कब होता है, शित प्रत्यय के परे होने पर, ठीक है। तो शित, इस सूत्र के द्वारा अर्थ पता हो गया आप सभी को। अब देखिए तो आपकी यहाँ पर हमें केवल 2 धातुओं को ग्रहण करना है। कितनी धातु बोला, वैसे तो 3 धातुओं को बोला गया है, इश गम और यम, ठीक है। पर जो इश धातु है हमारी, वो आती है हमारी दूसरे गण के, तुदादि गण की है, ठीक है महोदय। तो उसको तुदादि गण जब हम पढ़ेंगे तब उसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर हमें कौन कौन सी धातु भवादि गण की है, गम और यम, ठीक है। केवल गम और यम धातु हमारे भवादि गण की, इसलिए हम इन दोनों विशेष धातुओं को सिद्ध करते हैं। तो इसका आपने बताया कि इन दोनों धातुओं, इन तीनों धातुओं के अंतिम वर्ण के स्थान पर क्या होता है, 6 आदेश होता है। तो पहले क्या था, गम प्लस शप प्लस ती प्रत्यय, ठीक है। तो अब हमें ती प्रत्यय को जोड़ने का तो कार्य हमें पता है कैसे जोड़ते ती प्रत्यय को। और अब हम क्या सीख रहे हैं, गम और शप के बीच में क्या कार्य होगा, ठीक है। अब देखिए कि जब हमने इस सूत्र के द्वारा इशु गमी यमाम छह, इस सूत्र के द्वारा हमने माँ के स्थान पर 6 आदेश हो गया। तो इन माँ के स्थान पर 6 हो गया, तो क्या बन गया आपका गच्छ, ठीक है। गच्छ प्लस शप। अब सूत्र आया छेचा। उसके बाद कौन सा सूत्र लगता है, मैंने सामने लिखा है। तो सूत्र है आपका क्या है, छेचा। तो छेचा सूत्र आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसलिए आप लोगों को बताता हूं। ये छेचा सूत्र कहता है कि देखिए, छेचा सूत्र कहता है आपका कि ह्रस्व को तुक्का आगम होता है। किसको होता है तुक्का आगम, ह्रस्व को होता है। तो ह्रस्व वर्ण जो भी होगा आपका, उसको तुक आगम होगा। कब होता है, 6 परे होने पर। तो देखिए यहां पर आपके इसमें गच्छ में 3 वर्ण है आपके, है कि नहीं है। एक ग है, एक आ है, एक छ है। तो ये जो आ है ये ह्रस्व वर्ण है कि नहीं है, बताइए। तो आपका ये जो आ है ये ह्रस्व वर्ण है। तो कह रहा है ह्रस्व को तुक्का आगम हो। तो कह रहा है ठीक है तुक्का आगम कर देंगे, पर कब हो, तो कह रहा है 6 परे होने पर। तो आप देखिए गा में आ है, ये ह्रस्व है, इसके बाद में 6 भी है, तो क्या हो जाएगा, ह्रस्व को तुक्का आगम हो जाएगा, ठीक है। अब ह्रस्व वर्ण को तुक्का आगम होगा। अब आगम है तो कहां बैठेगा, अब आगम है तो कहां बैठेगा। तो आप सभी को सूत्र पढ़ाया था एक, मैंने आपको सभी को ध्यान होगा, नहीं तो या फिर नहीं, वो तो बताया था मित्रवत आगम। तो आगम है हमारा, मित्रवत होगा। अब मित्रवत तो ठीक है, पर बिठाएं कहाँ, ये तो पता लगा। हाँ नहीं, ये सब नहीं लगेंगे। केवल मात्र 2 ही सूत्र हैं जो आगम, कोई भी आगम होगा उसको बिठाने के लिए केवल 2 सूत्र हैं। एक सूत्र आपने पढ़ा था मिदचोन्त्यात् परः, ठीक है, वो बिठाता है, ऐसे आगम को बिठाता है जिसमें माँ की संज्ञा हुई हो। अब ये तुक में का की संज्ञा होती है और ऊ की संज्ञा होती है, केवल बचता है ता। तो इसमें माँ की संज्ञा हुई है क्या महोदय, नहीं हुई है। तो मिदचोन्त्यात् परः सूत्र नहीं लगेगा। अब कौन सा सूत्र लगेगा, तो सूत्र है आपका आद्यंतो
टकितौ। ठीक है महोदय, सूत्र क्या है आपका? आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ सूत्र कहता क्या है? तो कहता है यदि आपका आगम टित हो, क्या हो? टित हो, और क्या हो? कित हो, तो वो क्रम से कैसे बैठता है? टित होगा तो आदि में, और कित होगा तो अंत में। समझ में आया आपको? क्या है कि ये कह रहा है तुमचे कि तुम्हाला गाणे बिणे ऐकू शकता बर का? कि आपका जो भी आगम है, यदि उसमें टाकित संज्ञा होगी तो वो जिसको आगम हो रहा है उसके आदि में आकर बैठेगा, और यदि काकित संज्ञा हो रही होगी तो जिसको आगम हो रहा है उसके अंत में जाकर बैठेगा। ठीक है, तो देखिए, तो गच में एक बार देख लेते हैं। तो गच में आपके 3 वर्ण है। ठीक है, ग प्लस अ प्लस छ। ठीक है, अब ये आगम किसको हो रहा है महोदय, ये बता सकते हैं पहले? आ को हो रहा है। ह्रस्व अ को। किसको हो रहा है? ह्रस्व को हो रहा है। तो ह्रस्व ह्रस्व क्या है अ। हमारा? आ। ह्रस्व आ को आगम हो रहा है। तो हमें पता लग गया कि आ को करना है। अब आ के आगे बिठाना है या आ के पीछे बिठाना है, हमें ये पता करना पड़ेगा कि नहीं पता करना पड़ेगा? तो सूत्र ने आकर के कह दिया कि यदि आपका जो आगम है उसमें यदि ट की संज्ञा होगी तो आदि में बैठेगा, और यदि क की संज्ञा होगी तो अंत में बैठेगा। अब ये बताइए, जो तुक आगम हो रहा है इसमें किसकी संज्ञा हो रही है? ट की संज्ञा हो रही है, क की संज्ञा हो रही है? क की है तो अंत में बैठेगा। का अंत की में है बैठेगा। तो अंत में बैठेगा। तो जब अंत में कहा बैठेगा? तो आ के बाद में बैठेगा। क्या बैठेगा अंत के बाद में? तो क्या बैठेगा? तुक बैठेगा। ठीक है, तो गा में देखिए, फिर हमने तुक बैठा दिया तो गा हो गया, गा में आ है और आ के बाद में तुक हो गया। ठीक है, अब बाद में छ है। अब तुक में इत संज्ञा। अनुबंध लोग किसे कहते हैं? आप सभी को पता है कि अनुबंध किसे कहते हैं? आप लोग माता की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा अनुबंध। तो अनुबंध कहते हैं इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। क्या है? इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, कि जो भी वर्ण आपका इत संज्ञा के योग्य है, जो भी वर्ण आपका इत संज्ञा के योग्य है उस वर्ण को अनुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं महोदय? अनुबंध। अनुबंध। तो अब ये बताइए, तुक में इत संज्ञा के योग्य क्या क्या है? क है और ट और क। उ और का है। ठीक है, हाँ, उ और का है, केवल ता उ, बचेगा। तो हमारा इत संज्ञा के योग्य क्या क्या है? उ और का। ठीक है, तो उ और का हमारा इत संज्ञा के योग्य है, तो इसको हम अनुबंध कहते हैं। उ और का को क्या कहेंगे हम? अनुबंध। ठीक है, यदि आपसे कोई भी पूछे कि अनुबंध किसे कहते हैं तो आपको बोलना है इत संज्ञा का योग्य जो है, इत संज्ञा के जो जो वर्ण योग्य है उन वर्णों को अनुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं महोदय? अनुबंध। हाँ, समझ में आया आपको? तो अब जब हम अब कह रहे हैं अनुबंध का लोप कर दिया, तो इत संज्ञा के वर्णों का हमने लोप कर देंगे तो क्या बचेगा? केवल ता बचा है। ठीक है, अब ता बचने के बाद में हमने देखिए यहां लिखा है, तो क्या बचा? ग त प्लस छ हो गया, ग त प्लस छ। अब ये बताइए, ये एक संधि का सूत्र है। ठीक है आप सभी लोग, तो ये सूत्र मैं आपको बताऊं कि नहीं बताऊं? वैसे बताइए। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र क्या है, थोड़ा हल्का सा हार्ड है स्टार्टिंग में, क्योंकि संधि आप अगर पढ़ेंगे तब आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। तो अगर एक यहाँ पर आपको 2 शुद्ध करने के लिए आपको बता देता हूँ, तो बताना है तो बता देता हूँ मैं आपको। तो सूत्र है कि तवर्ग के बाद में, ठीक है, तवर्ग के बाद में आपको यदि चवर्ग मिलेगा, तवर्ग के बाद में यदि आपको चवर्ग मिलेगा तो उस तवर्ग को भी चवर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा महोदय? उस तवर्ग को भी चवर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये इस सूत्र का जो मैं बता रहा हूं ये पूरा अर्थ नहीं है। आप सभी लोग ये मत मानिएगा कि इस सूत्र का पूरा अर्थ है। ठीक है, इस सूत्र का बहुत ही बड़ा अर्थ है, और मतलब समझने के लिए 2-3 सूत्रों को मिलाकर के समझ में आता है। केवल इतना समझिए अभी कि यदि तवर्ग के बाद में चवर्ग होगा तो उस तवर्ग को भी चवर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? वो तवर्ग भी हमारा चवर्ग में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब ये देखिए, तवर्ग है यहाँ पर, तवर्ग है। अब इस तवर्ग के बाद में चवर्ग है क्या? छ है।
तो ये छ हमारा चवर्ग में आता है, च छ दूसरा वर्ण है, चवर्ग का द्वितीय वर्ण है। तो इस तवर्ग को के स्थान पे क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा। अब चवर्ग होगा तो क्या होगा, ये त है हमारा प्रथम वर्ण। अब इसके स्थान पे जब चवर्ग होगा तो उसका कौन सा वर्ण होगा, प्रथम वर्ण ही होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, च हो गया। अब आपका बन गया किस सूत्र के द्वारा हुआ, सूत्र है आपका स्तोहोश्चुनाश्चुः। ठीक है, अब सूत्र आपका बन गया ग च छ। अब देखिए, अब कह रहे हैं विकर्ण अनुबंध लोप। अब जो आपका विकर्ण है उसमें अनुबंध लोप किया, तो विकर्ण में अनुबंध लोप किस किस का होगा बताइए। हरिओम। शब का प, और पा का, शौर पा का, ठीक है बिल्कुल सही, शौर पा का। अनुबंध किसे कहते हैं, क्यों आपने इसे अनुबंध क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इत संज्ञा के, इत संज्ञा, हाँ इत संज्ञा के योग्य होने के पात्र हैं ये। ठीक है, तो जो वर्ण इत संज्ञा होने को प्राप्त हो जाता है, उस प्राप्त है उसको अनुबंध कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब बार बार नहीं कहेंगे कि हम कि मतलब कि का की इत संज्ञा करो, आ की इत संज्ञा करो। अब हम कहेंगे अनुबंध लोप कर दो। अनुबंध लोप कहने का मतलब क्या है, जो भी इत संज्ञा के लिए प्राप्त है उसका लोप कर देना है। ठीक है, अब विकर्ण में हमने अनुबंध लोप किया तो बचा हमारा आ बचा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका गच्छति। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या करा आपने, कुछ नहीं, बहुत हार्ड नहीं है ज्यादा, केवल क्या करना है आपको, इशुगमी यमाम छह, इस सूत्र के द्वारा गम के म के स्थान पे आपको क्या करना है, छ करना है। ठीक है, फिर छ के बीच में एक तुक आके बैठ जाएगा, तो छ के पूर्व में क्या आ जाएगा, ता हो जाएगा एक। सर ये तुक वाला कौन सा सूत्र था, एक बार जरा बताएंगे। छेचा सूत्र, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, छेचा लिखा है। नहीं, उसमें तुक आगमन वाला कौन सा एक तो था, उसी में था क्या, ये छेचा सूत्र ही कहता है तुक आगमन करने के लिए। देखिए कैसे कहता है, तो देखिए छह में कौन सी विभक्ति है महोदय, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी, तो इसका अर्थ क्या है, नहीं छह के स्थान पे नहीं, सप्तमी विभक्ति महोदय। अच्छा, परे होने पर, छा परे होने पर, तो छा में सप्तमी विभक्ति, तो छा के परे होने पर। अब क्या होता है, तो चा कह रहा है ये, तो पिछला को इससे कोई पूर्व सूत्र होगा। ठीक है, तो इससे जो पूर्व सूत्र होगा महोदय, उस सूत्र से क्या होगा, इसकी अनुवृत्ति आ रही होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार अभी बताता हूं देख के कि किस सूत्र से इसकी क्या अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तब तक हम आगे चलते हैं। तो आपको पता लग गया छेचा सूत्र क्या करता है, कुछ नहीं करना है आपको, गम धातु और यम धातु, ठीक है, इन दोनों के अंतिम वर्ण के स्थान पे छ करना है। किस सूत्र के द्वारा, इशुगम यमाम छ, इस सूत्र के द्वारा जब छ कर देंगे तो जब छेचा सूत्र लगेगा, क्योंकि छ बाद में मिल जाएगा। पहले हमने माँ को छ किया और छ मिल गया, तो ह्रस्व वर्ण को क्या हो जाएगा, तुक का आगम हो जाएगा। तुक का आगम कर दिया तो क्या हो जाएगा, तुक में ता बचेगा केवल, और उस ता को हमने स्तोश्चुनाश्चु से क्या कर दिया महोदय, च बना दिया, तो आपका गच्छति बन गया। अब उसी प्रकार आप में से कोई है जिसको ये समझ में आया हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और वो सेम इसकी तरह ही यच्छति बना सकता है, सेम जैसे जो इसमें सूत्र लगे वही सूत्र लगेंगे, प्रक्रिया सारी वही है। कोई है ऐसा? मोहन महोदय आप धीरे धीरे साथ मिलकर, आप नहीं, देखिए आप कोई भी करिए, थोड़ा भी करेंगे तब भी मैं सपोर्ट तो करूंगा ही मैं आपको। महोदय ये ग और छ के बीच में आ कैसे आया जी? हाँ, ये आ कहाँ से आया? यह आ तो महोदय गम है, गम में तो तीन वर्ण है ना, ग है, आ है और मा है। ठीक है महोदय। महोदय हम बदामी, हाँ बताइए। तो आपके पास अब आगे ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, धातु है आपके पास यम। ठीक है महोदय, इस धातु है, इस धातु के नहीं बताना है महोदय, इस धातु है, इस धातु के लिए नहीं बताना महोदय, यम धातु के लिए बताइए। यम धातु जी, यम धातु है, इसमें इशु गमियाम छह सूत्र लगाएंगे। बोलिए आगे। तो इसमें यम और प्लस नहीं और प्लस टी, यम प्लस छ नहीं करना है आपको। आपको जो छ लगाना है, कहाँ लगाना है, तो जो आपकी धातु है उनके अंतिम वर्ण के स्थान पर लगाना है। ठीक है, तो या के अंतिम स्थान पर लगेगा छ, या के स्थान पे नहीं महोदय, यम में अंतिम वर्ण क्या है आपका, माँ है,
हाँ जी। तो यम में अंतिम वर्ण है अंतिम आपका में- म, तो म के स्थान पे उसके लगेगा। स्थान पर छ लगेगा। ठीक है, हाँ जी। अब बताइए आगे। उसके बाद में सूत्र आएगा 6 6 6। ठीक है, तो आप एक मिनट रुकिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो आपने यहाँ पर यम धातु थी, तो यम धातु के अंतिम वर्ण के स्थान पे आपने क्या कर दिया, छ आदेश कर दिया, तो आपका क्या बन गया, हाँ जी। यच बन गया। ठीक है, य छ बन गया। अब आपने कहा कि छेचा सूत्र आएगा। ठीक है, अब छेचा सूत्र क्या कहता है, बोलिए आगे। 6 6 बोला कि छकार के परे होने पर हर्ष अच को तुक आगम होता है। जी ठीक है, तो अब तुक छकार के तो परे होने पर, छकार परे ठीक होने पर हर्ष अच को तुक होता है। तो ये अच जो है ये है आके जगत का लग जाएगा। आ की जगह ता नहीं लगेगा, आ को तुक का आगम होगा। अब तुक कहाँ का बैठ, आगम होगा। आगम है तो कहाँ बैठेगा, तो सूत्र अभी बताया था आपको, आद्यंतौ टकितौ। केवल आप सभी लोग इतना याद रखिएगा, केवल दो ही सूत्र हैं, एक तो मिदचोन्त्यात्परः और दूसरा है आपका आद्यंतौ टकितौ। केवल दोनों, यही दोनों मात्र सूत्र आपके पूरे व्याकरण शास्त्र में कोई भी आगम आएगा तो उसको बिठाने के लिए केवल ये दो सूत्र ही आपके लगेंगे। समझ में आया आप सभी को, ये दो सूत्र ही लगेंगे आपके। ठीक है, आगम आया, जैसे ही आपको किसी ने आगे कहा कि ये आगम हो रहा है, ठीक है, या फिर ये आगम हो रहा है, तो आपको तुरंत दिमाग में बिठा लेना है कि यहाँ पर दो सूत्र ही प्राप्त होंगे जो आगम को बताएंगे कि तुम्हें कहाँ बैठना है। कौन कौन से, मिदचोन्त्यात्परः और दूसरा है आपका आद्यंतौ टकितौ। ठीक है, अब आगे चलते हैं महोदय। तुक का आगम हो गया, तो आपका हो गया या तुक प्लस छ, क्योंकि या में जो आ है ये आपका ह्रस्व वर्ण है, ह्रस्व वर्ण होने के कारण इसको तुक का आगम हुआ। तुक में का की संज्ञा होती है, इसलिए कहां बैठेगा, ये कहां बैठा, ये बैठा आपके आ के बाद में। ठीक है, तो आपके जब अब अनुबंध लोप हुआ तो क्या हुआ, या ता प्लस छ बन गया। अब बताइए आगे। उसके बाद में इस्तो सचु लगा जी, सूत्र, तो इसके हिसाब से त के जगह पर च बन जाएगा। क्यों लगा, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, स्तोषणा शुभ से कहता क्या है। क्योंकि त्वचा वर्ग का जो भी होगा यह स होगा, तो उसका जो है सच वर्ग सचु वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है महोदय, अब आगे हो या पीछे हो उसके। हाँ जी, तो आपका ऐसे ही आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका यच्छति बन जाएगा। ठीक है महोदय, हाँ महोदय। तो या चा छ बन गया आपका, तो आपका क्या हो गया, यच्छति बन गया। अब चलते हैं आगे। आप सभी को समझ में आया, मोहन महोदय आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए सूत्र है आपका, अगला सूत्र आया रधि जबो रची। सूत्र क्या है, रधि जबो रची। एक बार पहले देख लेते हैं पहले कि यही सूत्र है कि नहीं है, क्योंकि मैं पुस्तक में देख लेता हूँ पहले, ये तो मैंने ऐसे लिखा है। रधि जबो रची है, दंश संजय स्वजाम शपी है। अच्छा, तो नहीं इसके बाद पाघ्रा भी है। हाँ एक मिनट, ये हाँ, तो देखिए अब हमने 19 से लेकर 20 तक की धातु सिद्ध कर ली। अब हमने टोटल 20 धातुओं को हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब एक साथ हम 11 धातुओं को सिद्ध करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी धातुएं, 21 से लेकर के 31 तक की धातुएं। तो पा घ्रा ध्मा स्थामना दान दृषि अर्ति सर्ति शद सदाम पिव जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य रिच्छ धौ शीयसी दाह। ये हो गया सूत्र। ठीक है, आप सभी को मैंने लिख के भेजा था कि आपको किस प्रकार से याद करके आना है, बताया था ना मैंने आपको। पा को पिब, घ्रा को जिग्र, माँ को धम, स्थाम को तिष्ठ, आगे बोलते रहिए। ना को मन, या को यच्छ, दाड़ को यच, को पश्य, री को रिच्छ, री को रिच, री को धौ, शद को शीय, शद को सीय। ठीक है, अब ये तो हो गया, पर कब होता है ये आदेश, कब होंगे ये बताइए। शित प्रत्यय परे होने पर, शित प्रत्यय के परे होने पर। तो ये धातु ये सारी आपकी भवादिगण की हैं। ठीक है, तो 11 धातु आपकी भवादिगण की हैं, तो इनसे शब्द विकरण होगा कि नहीं होगा महोदय बताइए।
बिल्कुल होगा, क्योंकि शब्द विकर्ण 11 धातु हमारी भवादिगण जी कर्तरी शब्द सूत्र के द्वारा ये इन 11 धातुओं से भवादिगण के होने के कारण शब्द विकर्ण हुआ। तो पा प्लस शप हो गया, घ्रा प्लस शप। अब शप में क्या है, इत संज्ञा होने के बाद क्या बचता है अ। तो तालव्य श की इत संज्ञा हुई है, तो क्या है ये शित है हमारा, ठीक है। अब शित होने के कारण क्या ऐसा है, शित प्रत्यय है तो पा के स्थान पे क्या हो जाएगा, पिब आदेश हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, और नया कुछ नहीं है महोदय, बस इतना ही है कि पा को पिब आदेश हो गया, फिर हमने अ को जोड़ दिया तो पिब आधा था, हलंत था, तो पूरा हो जाएगा, तो पिबा हो गया। घ्रा को क्या आदेश करना था, जिग्र, तो घ्रा को जिग्र आदेश किया, उसमें शब्द विकर्ण का आ लग गया तो बन गया आपका जिग्र। धमा को धम किया, आ जुड़ गया तो धमा। स्था को तिष्ठ किया तो तिष्ठा बन गया। हम लोग कहते हैं तिष्ठति, तिष्ठतु, तो ये तो धातु होती है स्था धातु और बैठने के लिए, और बन जाता है उसको तिष्ठति। तो स्था को तिष्ठ कौन करता है, तो यही सूत्र करता है, ठीक है। मना को मन, आ जुड़ गया तो मन बन गया। दाढ़ को यच्छ हो गया और आ जुड़ने पर यच्छ। अब ये सारी धातु हलंत है, ठीक है, जो इनको आदेश होगा हलंत हो रहा है। पर एक धातु कौन सी आपकी, श्री को धऊ, श्री को क्या आदेश हो रहा है महोदय, धऊ। अभी धऊ है, इसके बाद में आया आपका अ, ठीक है। आपने सूत्र पढ़ा है, कौन सा सूत्र लगेगा, एचो यवा यावह। इस सूत्र के द्वारा औ है, ए ओ आई औ को अच पर होने पर क्या होता है, आई अव आया आदेश हो जाता है। तो औ के स्थान पे आव आदेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका धाव, ठीक है। तो जो आपकी धातु होती है धावती बोलते हैं ना आप लोग, अश्व धावती, तो ये जो घोड़ा दौड़ता है तो किस धातु कौन सी होती है, श्री धातु होती है, ठीक है। अब शद धातु होती है, शद को क्या हो जाएगा, शीय, जोड़ दिया तो शीयते, सद को सीध। अब जब ये आपके अंग बन जाए, पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य रिच्छ धाव शीय सीध, जब आपके ये अंग बन जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अब क्या करना है, केवल इनसे जो प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया बताई गई है आपको, कितनी प्रत्यय लगेगा तो कोई कार्य नहीं होगा। तो पिब धातु ती लगा तो पिबती, ता लगेगा तो कोई कार्य नहीं होगा, पिबता। पिब प्लस अंति लगेगा तो अतोगुणे से क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, तो पिबंती बन जाएगा। वही प्रक्रिया आपको अपनानी है, ठीक है। अब हमने 11 इसी में सर यदि सार्वधातुक होगा तभी 4 लकार होंगे, उसी में होगा। जैसे अभी लिट लकार होगा तो उसमें पास्यत ही रहेगा। बिल्कुल महोदय, ये बात इसलिए नहीं बताई मैंने, बता रहा मैं, क्योंकि आपकी हमारी शर्त क्या है, केवल शित प्रत्यय के पर होने पर ही होना चाहिए। तो जब हम पा धातु से शित प्रत्यय के पर होने पर ही होगा, तो जब हमने पा धातु से हमने लगा लीजिए पा धातु से हमने ये लगाया, पा धातु ही, अब इससे हमने लगाया स्या विकर्ण हो गया हमारा, ठीक है, और ती प्रत्यय हो गया, समझ में आया। पा धातु है, स्या विकर्ण है, ती प्रत्यय है। ये जो हमारा स्या प्रत्यय है, इसमें तालव्य शकार की इत संज्ञा हमारी है क्या, नहीं है, ठीक है महोदय। तो तालव्य शकार की इत संज्ञा नहीं है तो क्या हो जाएगा, इत संज्ञा नहीं, तो पा को पिब आदेश होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, तो पिब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पास्यति बन जाएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब चलते हैं 32 से लेकर 35 तक, ठीक है महोदय। 32 से लेकर 35 तक तो कितनी धातु हो गई, 32, 35, 34, 35, मतलब 4 धातुओं को हम लोग सिद्ध करेंगे। किस सूत्र के द्वारा करेंगे, तो 2 सूत्र पढ़े थे हमने, और रंजेश्च, ये 2 सूत्र मैंने आपको पढ़ के आने के लिए बोले थे। क्यों, क्योंकि आप ये दोनों सूत्र आप पढ़ चुके हैं पहले। इन सूत्रों का अर्थ बता दीजिए निकुंज महोदय फिर। दंश, संज, स्वंज और रंज धातु को शप होने से उसका नकार का लोप हो जाता है। पहले इनको आपको कैसे बोलना है, दंश, संज, स्वंज और रंज, इन धातुओं के नकार का लोप होता है शप परे होने पर, ठीक है महोदय। तो अब इनके धातु, अभी बस कुछ नहीं करना है आपको। दंश में नकार का लोप होगा तो क्या बचेगा आपका, दश, और शप जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, दशा। संज में जुड़ेगा तो सज, और सजा बन जाएगा। स्वंज में स्वज, ठीक है, और सजते सज बन जाएगा। इसी तरह रंज में रज बचेगा और क्या जाएगा, रजते बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, रजती बन गया आपका, ठीक है। तो आप ये 2 सूत्रों के द्वारा आपको सिद्ध करना आगे कि नहीं आगे, बताइए।
तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अभी जो 42 धातु मैं पढ़ा दूंगा ना, आज ही पढ़ा दूंगा आपको सभी को, उसको पढ़ने के बाद ना आपको कुछ क्या करना है, आप पूरे भवादिगण की कोई भी धातु उठाइएगा, ठीक है, भवादिगण की कोई सी भी धातु उठाइएगा और उसे उठाने के बाद में बस आपको ये देखना है कि ये धातु 42 धातुओं के अंतर्गत आती तो नहीं है, जो विशेष धातु उनके अंतर्गत आती है कि नहीं आती, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक मिनट मनीष जी, जी हम लोग जो माँ जो किया और शीत प्रत्यय परे होने पर, शीत प्रत्यय में हम लोग का ये शानत क्षत्रिय प्रत्यय भी इसमें आ जाता है क्या? बिल्कुल महोदय, शानत क्षत्रिय प्रत्यय भी आएंगे क्योंकि इनमें शाकित संज्ञा हुई है। शानत क्षत्रिय, चानस, शानन, खस, ए शब्दे शब्दे, ये सारे प्रत्यय आ जाएंगे। पर क्या है कि इसकी प्रक्रिया भी हम बना सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन एक बार जब हम एक चीज को फोकस लेके चलें, बना तो हम सकते हैं तो बनाने, हाँ, पर लेकिन बात यह कि खाली क्वेश्चन उठा था, इसलिए जी महोदय बिल्कुल। अब तो अभी देखिए, अब चलते हैं। तो हमने धातु देखी, उसके बाद हमने सिद्ध करा, तो हम हमारी महोदय कितनी धातु सिद्ध हो गई हैं? 35 धातु हमारी सिद्ध हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि धातु हमको पकड़नी है 36 धातु। धातु कौन सी है? जब धातु कौन सी महोदय? जब धातु, ठीक है। अब जब धातु देखिए, यहाँ पर आपके 36वें नंबर पे आपकी धातु है आपकी जभी गात्र विनामे। धातु का नाम क्या है? जभी गात्र विनामे। इसका अर्थ क्या है? जमुहाई लेना, ठीक है, जमाई लेते हैं हम सब लोग, इसको जमुहाई लेना को क्या इन्होंने कहा कि जभी गात्र विनामे। अब इस सूत्र धातु के लिए विशेष क्या है? तो सूत्र आता है आपका रधि जब हो रची। तो देखिए महोदय, इसमें दो चीजें हैं। तो क्या है? रधि जब हो प्लस रधि जब जी कृपया म्यूट करिए। रधि जब हो प्लस अची। तो अची कहा गया है महोदय। तो अची कहने पर क्या समझ में आ रहा है आपको, बता सकते हैं क्या कुछ? आजादी प्रत्यय परे होने पर, अच परे होने पर या आजादी परे होने पर, ठीक है। तो अच परे होने पर ये सूत्र कार्य करेगा। आपको इतना पता लग गया कि अच बाद में होगा, आजादी प्रत्यय बाद में होगा, तो कार्य करेगा। अब क्या कार्य करेगा? तो आपको क्या करना है कि रद और जब, इन दो धातुओं को नुम का आगम होता है। किसका आगम होता है महोदय? नुम का आगम, ठीक है। अब ये बताइए कि जब नुम आगम हो रहा है, तो मैंने आपको बताया कि पूरे व्याकरण शास्त्र में केवल मात्र आपके दो ही सूत्र हैं जो आगमों को बिठाते हैं। कौन कौन से सूत्र बताए महोदय? आद्यंतो टकितो, आद्यंतो टकितो, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों सूत्रों की शर्त क्या है? एक मिदचोन्त्यात् पर सूत्र कहता है कि मुझे आगम के अंदर मा की संज्ञा चाहिए। तो हम यहाँ पर नुम आगम कर रहे हैं। क्या आगम कर रहे हैं? नुम आगम कर रहे हैं। तो नुम में मा की संज्ञा होगी, केवल बचेगा ना। नुम में माँ की संज्ञा होती है, केवल बचता है ना। तो अब हमें पता लग गया कि इस आगम के अंदर माँ की संज्ञा हो रही है, तो इसका मतलब कि इस सूत्र को मिदचोन्त्यात् परः सूत्र ही बिठाएगा। अब क्या बिठाएगा? तो सूत्र आपका क्या कहाँ बिठाएगा? अंतिम अच के बाद। तो जब धातु है, केवल हमको जब धातु सिद्ध करनी है, तो इसलिए केवल जब धातु को, क्योंकि कह रहे हैं कि रद धातु कहाँ किस गण की है महोदय? दिवादी गण की है, तो उसको दिवादी गण में ही सिद्ध करेंगे, ठीक है। जब धातु आप इस भवादिगण की, तो भवादिगण में जब धातु को सिद्ध करते हैं। अब जब धातु में नुम को बिठाएंगे, तो देखिए जब धातु है, जब धातु, और जब धातु से हमने शप विकरण लगाया और टी प्रत्यय लगाया, सूत्र आया आपका रधि जब हो रची। इस सूत्र के द्वारा जब धातु को क्या हो जाएगा? नुम का आगम हुआ। अब कहाँ बैठेगा सूत्र बताइए? तो मिदचोन्त्यात् परः, इस सूत्र के द्वारा में रंग होगा। हाँ, तो अब हो जाएगा आपका जब था तो ज नुम प्लस भा, ठीक है। अब अनुबंध लोप कर दिया हमने, तो क्या बचा? ज न और भा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ महोदय? जब था तो जब के बीच में ना आकर के बैठ गया, तो ज न भा हो गया। अब सूत्र एक आपको पूर्व कक्षा में सिर्फ नाम स्मरण मात्र करना है आपको, ठीक है। उसका बता चुका था मैं आपको कि मतलब कि इतना पूरा विस्तार से नहीं बताया मैंने आपको,
बस आपको क्या याद रखना था, मैं बताया था आपको कि वर्गों में ये वर्ग का कोई भी अक्षर बाद में हो, या फिर ये मान लीजिए वर्ग के 4 3 2 1 वर्ण बाद में हो, तो आपको क्या करना है, परसवर्ण करना है। ठीक है, आपको ये नहीं परसवर्ण नहीं, आपको पहले अनुस्वार करना है। ठीक है, तो आपको स्मिता महोदय कृपया अनम्यूट करिए प्लीज। तो मनीष जी आप सबको म्यूट कर दीजिए, बाद में अपने आप को अनम्यूट करिए। ठीक है महोदय। पार्टिसिपेंट लिस्ट में देखिए सबको अनम्यूट करके। हाँ, तो यहां से कैसे होता है महोदय? अनम्यूट ऑल, म्यूट ऑल करके होगा ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, यस। तो हो गया महोदय। अब देखिए आगे चलते हैं। तो जब हमने जब धातु थी तो उसमें नुम का आगम किया, तो ज न भा हो गया। अब सूत्र बताया था आपको, मैंने कहा था कि आपके जो आपके वर्ण होते हैं कौन कौन से, पवर मतलब वर्गों के जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण बाद में हो, तो आपको क्या करना है, आपको ना को माँ को, ना को अनुस्वार बनाना है और माँ को अनुस्वार बनाना है। किन किन वर्णों को बना सकते हैं आप? ना और माँ, इन दो वर्णों को आपको क्या बना सकते हैं, अनुस्वार बना सकते हैं। तो जब हमने अनुस्वार बना दिया तो अनुस्वार हो गया। फिर सूत्र एक बताया गया था अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। तो अब आपको क्या करना था कि जब भी वही शर्त में दोबारा बताऊंगा कि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण होंगे, तो आपको क्या करना है, उन वर्णों को अनुस्वार उनके उन वर्णों के परे होने पर अनुस्वार को उनका परसवर्ण करना है। परसवर्ण करेंगे तो भा है बाद में, तो भा का परसवर्ण क्या होगा, ना के अनुस्वार के स्थान पे मां। ठीक है, क्योंकि मां हमारा ये जो अनुस्वार है, तो नासिकानुस्वार आप सभी को बताया गया था कि अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है महोदय? ना से, वो सॉरी नासिका से होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहां से होता है? नासिका से। अब ये सूत्र ने कहा कि आप कह रहे हैं कि भा मतलब पवर्ग का है, तो पवर्ग का मेरे को परसवर्ण करना है। किसका करना है? पवर्ग का परसवर्ण। तो केवल माँ ही क्यों कर रहे हो आप? अब आपसे कोई पूछेगा कि आपने बोला कि पवर्ग का परसवर्ण करना है, तो आपने केवल पंचम अक्षर ही क्यों किया? आप चौथा भी तो कर सकते थे, चौथा दूसरा तीसरा भी तो कर सकते थे। तो कहा कि हमने अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। तो हमको पवर्ग में से ऐसा वर्ण करना है जिसका उच्चारण स्थान भी क्या हो? नासिका हो। तो केवल एक ही वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। वो क्या है? हमारा मां। ठीक है, अगर बाद में तवर्ग होता तो ना होता, टवर्ग होता तो ना होता, कवर्ग होगा तो ना होता। सबका पंचम अक्षर होता है। क्यों होता है? क्योंकि पंचम अक्षर ही केवल मात्र नासिका से उच्चारण होता है वर्गों में। अम्मा हो गया तो जम भ प्लस शब्द को वही करके दोबारा शब्द में आ बचेगा और मिलकर क्या बन जाएगा? जम्बती आपका बन जाएगा। ठीक है महोदय, किस सबको समझ में आया आप सभी को? जैसे आप बस आपको क्या करना है, आप मंजू भाई जी पूछिए। और परसवर्ण किसे कहते हैं? परसवर्ण मतलब होता है, पर माने होता है बाद वाला, पर माने क्या होता है? बाद वाला। और सवर्ण मतलब होता है उसके जैसा बन जाना, वो जैसा है उसके जैसा बन जाना। तो बाद में देखिए, बाद में भ है, तो भ किस में आता है? पवर्ग में आता है। ठीक है, तो पवर्ग, अब ये अनुस्वार को भी इन्होंने कहा कि अनुस्वार को परसवर्ण हो जाए, मतलब अनुस्वार भी आपका पवर्ग बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिए, अब चलते हैं आगे। अब आपकी धातु आई कृपोरोला। ठीक है, ठीक है महोदय, धातु क्या है आपकी? कृपोरोला। अब इस सूत्र को मैं आपको दो तरीके से पढ़ा सकता हूं, पर सिंपल क्या रहेगा, मैं आदेश करके पढ़ाऊं जो माता जी ने लिखा है। ठीक है, कि क्या कहता है? कृपोरोला, कि कृप धातु को क्लिप आदेश होता है। क्या कहता है महोदय? कृप धातु को क्लिप होता है। तो पहले री था, इनमें क्या था? क री
प्लस पा था। देखिए दोनों समझिएगा दोनों को, क्योंकि मैं इसलिए अलग करके दिखा रहा हूं आपको समझ में आ जाए। पहले कृप था, कृप में क्या क्या अगर आनुपूर्वी क्रम करेंगे हम तो क्या बनता है महोदय? पहले क, फिर प्लस अ ना री 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 प्लस प्लस पा प्लस अ आनी। हाँ कृप हलंत है। अच्छा कृप हलंत है आपकी, ठीक है। तो का री प्लस पा। अब ये सूत्र कह रहा है कि कृप की जगह क्लृप हो जाए, तो चेंजेस किस में आ रहे हैं कि जो री है, अब री के स्थान पे अगर री हो जाएगा तो आपका क्लृप बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? समझ में आया आपको कुछ? हाँ बनेगा। तो आपका क्लृप बन गया। आपको क्या करना है, बस आप री के स्थान पे री कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप सीधा कर दीजिए कि क्लिप की जगह क्लृप हो जाएगा। पर आपको यहाँ पर जो समझना है, ये जो इसमें जो क्लृप में जो री है ये आपका स्वर है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये ला व्यंजन है और इसमें री जुड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है। ये री आपका पूरा का पूरा क्या है? स्वर है। क्यों? क्योंकि आ ई उण रील रिक, तो रील रिक में जो री है वो आपका री स्वर होता है। तो ये जो आपका री है ये आपका स्वर है, ठीक है ना। अब देखिए कृप धातु को क्लृप आदेश हो गया। अब इसके बाद में सूत्र आया महोदय शप। विकरण आपका क्या आया? शप। शप में एक संज्ञा बदल अ। अब बताइए अब यहां पर कौन सा सूत्र प्राप्त होगा, कोई बता सकता है? पुस्तक में भी लिखा है, सूत्र है आपका पुगंत लघु पदस्य च। वो प्राप्त होगा कि नहीं होगा नूतन महोदय बताइए आप? होगा, क्योंकि ये ऋस्व यहाँ प है। वो पुगंत लघु पदस्य च क्या कहता है? उपधा में लघु इक को गुण पवर्ग और उकार जी। पुगंत लघु पदस्य च कहता है कि उपधा में लघु इक हो तो उसको गुण हो जाए। अब ये उपधा किसे कहते हैं? अंतिम वर्ण से पूर्व वाला। अंतिम वर्ण से पूर्व वाला क्या है? री, ठीक है। तो री अलोन्त्यात पूर्व उपधा सूत्र के द्वारा अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण आपका उपधा कहलाता है। अब उपधा में क्या हो? लघु इक हो। क्या होना चाहिए? लघु इक। तो इक में देखिए इक में कौन? हाँ तो ई उ री और री। यदि उपधा में आपको आ गया, हाँ लघु इक है, तो उपधा में यदि लघु इक हो तो उसको गुण होता है। अब मैंने बताया था अगर ई के स्थान पे गुण होगा तो क्या होगा? ई के स्थान पे गुण होगा तो ए ओ, ठीक है। और अगर उ के स्थान पे गुण होगा तो ओ, ठीक है बिल्कुल। री के स्थान पे गुण होगा तो अल होगा। इसमें री होगा, अल होगा। नहीं, मैं भी क्रम से पूछ रहा हूं। अगर री के स्थान री के स्थान पे क्या होगा? अर। और री के स्थान पे क्या होगा? अल होगा। अब देखिए इस क्लिप में ये आपका ऐसे था, ठीक है। तो इस री के स्थान पे हमने उपधा में लघु इक है, तो इस री के स्थान पे हमने क्या कर दिया? अल, ठीक है। अब अल हो गया। अब बताइए अब क्या बन जाएगा? अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कल्पति। कल्प बन गया नहीं बन गया? कल्प आपका कल्पति हो जाए, हाँ ठीक है। तो आपको आपने क्या करा? कुछ नहीं, आपको बस इतना ध्यान देना है, आपको किसी से कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना है। कृप धातु थी, कृप धातु के स्थान पर हमने क्या कर दिया? कृपोरोलह। सूत्र क्या आपका? कृपोरोलह। तो कृप धातु के स्थान पे क्लिप कर दिया, और क्लिप करने के बाद पुगंत लघु पदस्य च से गुण करके री के स्थान पे अल कर दिया। तो क्या बन गया आपका? कल्प बन गया। और विकर्ण जुड़ गया अ, तो कल्प प्लस कल्पते, ठीक है। ठीक है, परस्मैपदी पद में नहीं होगा, आत्मनेपदी में जाएगा। हाँ जी, आत्मनेपद में जाएगा ये, ठीक है महोदय। अब देखिए मेरे हिसाब से तो आप सभी को मैं, अगर आप सभी लोग बात माने तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो षष्ठ धातु है ना आपकी 38वें नंबर की, तो इसको आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। बताने को तो मैं बता दूं, पर लेकिन इसको
ऐसा करते हैं, इसको बाद में करेंगे, ठीक है महोदय, क्योंकि इसमें ना संधि के सूत्र आएंगे। एक तो स्तोष्णाश्चु आएगा, चलिए स्तोष्णाश्चु तो मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर आएगा झलाम जस झसी आएगा, तो अगर उसको बताना है तो मैं आपको बता देता हूं, झलाम जस झसी आएगा। चलिए एक बार चर्चा करते हुए चलते हैं, क्योंकि आ ही रहा है, जिन लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत बड़ी बात है, जिन लोगों को समझ में। हाँ जी, उसके पहले एक प्रश्न पूछना है, पूछूं क्या? जी पूछिए। के बारे में वो जो रू से अल गुणादेश किया ना हमने जी, तो अल गुण कैसे होगा? मतलब देखिए आपका जो प्रश्न है, और ये 3 ही गुण संज्ञक है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है ना माता जी, ये इसके ऊपर पहले भी विचार कर चुके हैं, पर दोबारा बता देता हूं। सूत्र है आपका उरण रप रहा, सूत्र क्या है आपका? उरण रप रहा। तो उरण रप रहा कहता है कि जब भी री के स्थान पे, जब भी री और री, ठीक है, जब भी री और री के स्थान पे, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, कि जब भी री और री, इनको अलग कर देता हूं, जब भी री के स्थान पे आपको, आप कभी भी आ करोगे, ई करोगे और ऊ करोगे, ठीक है, 3 वर्ण, जब भी आप री के स्थान पे आ, ई और ऊ करोगे तो आपको उस आ, ई और ऊ के साथ में एक र बिठाना पड़ेगा। क्या बिठाना पड़ेगा? र। तो क्या हो जाएगा? अर। ई बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा? इर। ऊ बिठाएंगे तो महोदय उर। समझ में आया? अब इसी प्रकार आपको री में भी करना है। तो जब भी आप री के स्थान पर, जब भी आप री के स्थान पे आ, ई और ऊ को बिठाएंगे तो उसके साथ आपको ल बिठाना है। तो अल, इल, उल। उल। समझ में आपको? सूत्र क्या है आपका? उरण रप रहा। अच्छा, उरण रप रहा, र की जगह यहाँ ल आएगा, मतलब अल, इल, उल। हाँ, र का याद था लेकिन तो देखिए अब आपको ये समझ में आ गया कि जब भी हम री के स्थान पे आ बिठाएंगे तो अर होकर के आएगा, क्योंकि ठीक है। अब हमने अब यहाँ पर हमने यहाँ पर सूत्र में आकर कहा कि री के स्थान पे गुण हो, क्या हो? री के स्थान पर गुण हो। तो अब गुण क्या करेंगे? तो री के स्थान पर गुण क्या क्या होता है? तो गुण होता है हमारा आ, ई, आ, ए, ओ और ओ। तो ये 3 गुण होते हैं। अब री के स्थान पे हमें गुण बिठाना है, तो ओ तो नहीं मिलेगा। ओ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि री का स्थान क्या है? लृतुलसानाम दंताहा, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं आपका? अब देखिए, और किसके स्थान, अब और जब ओ के स्थान में बिठाना है, ओ तो नहीं बैठेगा। एक बिठाएंगे क्या? ए भी नहीं बिठाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्थान क्या है? एक्स्ट्रा है। जब दोनों नहीं बैठे तो हमारा बैठता है केवल आ बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि आ का स्थान क्या है? कंठ, ठीक है। तो जब कहीं से उच्चारण नहीं हो रहा तो कंठ से तो होता ही है, सारे वर्ण होते हैं तो कंठ से तो उच्चारण होती है। तो क्या आप अगर ए और ओ प्राप्त है, क्योंकि अगर देखिए हम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते इसमें, अगर कम प्राप्त है तो कर देंगे। अगर मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि अगर हमें 2 टीचरों, एक ऐसा टीचर की जरूरत है जिसको 2 सब्जेक्ट आते हो, अगर उसको 2, हमें को ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो हम ऐसा नहीं रखेंगे कि जो 3 वाले को रख लें, नहीं, हम 1 वाले को रख लेंगे, ठीक है। तो आ हमने रख लिया। अब री के स्थान पे आ होना था, तो री के स्थान पे हम आ करेंगे। अब आ कैसे होगा? तो जब भी री के स्थान पे आ होगा तो ला के साथ ही बैठेगा, ठीक है। समझ में आपको? जी जी, धन्यवाद। ठीक है। अब षष्ठ धातु को देख लेते हैं, विषय चल रहा है। तो षष्ठ धातु में आपको क्या करना है? धातु है आपकी महोदय षष्ठ, ठीक है। अब इसमें कोई किसी को कुछ याद आ रहा होगा धातु को देखते क्या मतलब? धात्वादेशे शः सः, धात्वादेहि शः सः, ठीक है। तो शा को उसने क्या कर दिया? सा कर दिया, तो षष्ठ हो गया आपका। अब षष्ठ होने के बाद में तो जो आपका सूत्र था ना स्तोष्णाष्टु, तो मैंने आपको पहले क्या बताया था? केवल कि तवर्ग के बाद में चवर्ग हो तो उसको क्या हो जाता है महोदय? चवर्ग हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बताया था।
और दूसरा तवर्ग को चवर्ग होता है यदि बाद में चवर्ग हो तो, पर यदि दंत सकार के बाद में चवर्ग हो तो उस दंत सकार को तालव्य शकार हो जाता है। क्या हो जाता है पहले बताइए, केवल इतना बताइए। दंत सकार को तालव्य शकार होता है। इतना समझ बैठ गया सबके मन में कि हमें दंत सकार को तालव्य शकार करना है। कब करना है? यदि चवर्ग बाद में हो तो। यदि कब करना है? चवर्ग बाद में हो तो। अब देखिए, तो सा है आपका सज्ज में, इस सज्ज है तो सा के स्थान पे क्या हो जाएगा महोदय? तालव्य शकार हो जाएगा आपका। ठीक है। अब एक सूत्र आता है झलाम जस झसी। सूत्र क्या है? झलाम जस झसी। तो वो सूत्र क्या कहता है कि झलों को जश होता है झश परे होने पर। तो झलों को जश होता है झश परे होने पर। तो ये सूत्र मैंने आपसे पूर्व कक्षा में बताया था कि दो सूत्र है मेरे फेवरेट सूत्र हैं, एक तो खरीचा, एक झलाम जस झसी। ये दोनों सूत्रों का अर्थ मैं जब भी पढ़ाता हूँ किसी व्यक्ति को तो एक साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक साथ पढ़ने पर ही इन दोनों का अर्थ समझ में आ सकता है। ठीक है। तो यदि कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम लोग अगर समझना चाहते हैं, एक क्लास और एक्स्ट्रा लगेगी भवादिगण खत्म होने के लिए। ठीक है, तो अच्छे समझेंगे। प्रसंग चला है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्रम से बताता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको दो सूत्र समझ में आ जाएंगे। सभी लोग ध्यान रखिएगा। पहला सूत्र है आपका झलाम जस जश झसी। ठीक है। और दूसरा सूत्र आपका क्या है? खरीचा। ठीक है। तो अब आपको पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं आपको कभी आगे चल करके संधि पढ़ाऊंगा ना, तो अब आप लोग को ये सूत्र तब तक तैयार हो जाने चाहिए, ताकि इनके सूत्र बहुत ज्यादा लगते हैं। तो देखिए सूत्र का दोनों का अर्थ क्या है। ये सूत्र कहता है कि झल के स्थान, लिख लीजिएगा, झल के स्थान पर जश है, जश। ठीक है। लिख लिया आपने सबने? लिख लिया। अब दूसरे का लिख लीजिए, खरीचा का सूत्र का अर्थ। खरीचा का सूत्र का अर्थ लिख लीजिए, ये झल के स्थान पर चर होता है खर परे होने पर। ठीक है, हो गया। अब उसके साथ साथ मैं आपको एक जो मुझे लगता है आपको वो दिखानी चाहिए, लघु सिद्धांत। ठीक है। अब आपको ये भी दिख रहा होगा सब अच्छे से। तो एक बार आप सभी लोग नोट कीजिएगा ध्यान से, मैं भी नोट करवाऊंगा किताब में देख के, कि पहला सूत्र ने बोला है, क्या बोला है कि झल, ये सूत्र कहता है झल के स्थान पर, और नीचे वाला सूत्र भी कह रहा है झल के स्थान पर। तो दोनों के दोनों सूत्र क्या कर रहे हैं? झल के स्थान पर कर रहे हैं। ठीक है। झल कितना भाग होता है आपको ये पता है क्या? झल में कितना? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है माता जी के यहाँ पर। हर वर्ग के चौथा, तीसरा, दूसरा, एक। हाँ, तो ये क्रम बताइए। 4 वर्ग छोड़ करके 4 3 2 1 सारे अभी 5 छोड़ दीजिए आप, बस सीधा ये बताइए। और उष्मा भी आता है 3 3 2 1 और उष्मा और ऊष्म। ठीक है। तो आपको पता लग गया कि 4 3 2 1 और ऊष्म के स्थान पर ही कार्य होगा। ध्यान दीजिएगा, फोकस। ये सूत्र, संधि के सूत्र पढ़ते समय हमें एक एक चीज पे फोकस करना चाहिए, इसलिए बार बार कह रहा हूं। लेकिन उष्मा इसमें हा भी शामिल होना चाहिए इसके हिसाब से, जल के हिसाब से। तो झल में ऊष्म में आपके 4 वर्ण आते हैं, 3 नहीं आते हैं। तीनों शकारों को ऊष्म नहीं कहते हैं। श, श, सा और हा, इन 4 वर्णों को ही ऊष्म कहते हैं। ठीक है। तो कैसे हमने झल प्रत्यार बनाया? हमने झा से स्टार्ट किया, ला पर खत्म करना है। ठीक है। तो देखिए ये हमने झा से स्टार्ट किया, झवाई के झा से लेकर के, और हमने ला तक खत्म किया। तो हमने पहले क्या बोला महोदय कि सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण आते हैं। ठीक है।
चतुर्थ बोलने पर झ हमारा किसका चतुर्थ वर्ण है, बता सकते हैं क्या? च वर्ग का। भा किसका है? पवर्ग का। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, आपसे लोग पूछूंगा, टाइम होगा। घा आता है आपका कवर्ग का, ढा आता है आपका टवर्ग का, और धा आता है आपका तवर्ग का। तो देखिए झा भा घा ढा धा, तो 2 सूत्रों में आपके 5 वर्ण लिए गए हैं। कितने सूत्र? 2 सूत्रों में आपके 5 वर्ण हैं, और ये दोनों सूत्रों में आपके हर वर्ग के चतुर्थ वर्ण ही डाले गए हैं। ठीक है, फिर आया तीसरा एक सूत्र आया जब अगड़ दश, तो इसमें हर 5 वर्गों के, इसमें 5 है, ज ब ग ड द। इसमें सारे वर्गों के तृतीय वर्ण है। ज आता है आपका चवर्ग में, ब आता है आपका पवर्ग में, ग आता है आपका कवर्ग में, ड आता है आपका टवर्ग में, और द आता है आपका तवर्ग में। ठीक है, अब देखिए 2 सूत्र, अब 2 सूत्रों को एक साथ रखना है। ठीक है, 2 सूत्रों को कैसे कि पहले देखिए कितने हैं, ख फ छ ठ थ, 5 हो गए। फिर च ट त कितने हो गए? ख इस सूत्र में कितने वर्ण हो गए? 8। और हमें कॉम्बिनेशन या तो 5 का कॉम्बिनेशन बनाइए या 10 का कॉम्बिनेशन बनाइए। ठीक है ना, या तो 5 का कॉम्बिनेशन बनाइए या 10 का कॉम्बिनेशन बनाइए। अगर सूत्र में इसमें 8 है तो ना तो 5 का कॉम्बिनेशन बनना है ना 10 का कॉम्बिनेशन बनना है। 10 का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? तो आप कपाई सूत्र को भी मिला दीजिए इसमें। कपाई में 2 है, तव और कपाई, तो आपने इन 2 सूत्रों को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब जोड़ने के बाद में तो पहले के जो इन 10 वर्णों में पहले के जो 5 हैं, पहले हमने 4 कर लिया, फिर 3 कर लिया। अब कौन से आएंगे महोदय बताइए? 2 द्वितीय वर्ग। तो खा आपका कवर्ग का, फा आपका पवर्ग का, छ आपका चवर्ग का, ठा आपका तवर्ग का, था आपका तवर्ग का। ये हर 5 वर्गों के द्वितीय वर्ण आ गए। अब आपके आएंगे पहले वर्ण, कौन कौन से? च ट त क प। ये आपको पता इसी तरह लग रहा है कि कवर्ग चवर टवर्ग तवर्ग पवर्ग। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या है? श श स और हा। ठीक है, तो ये आपके आगे श श स हा भी आ गया। तो इन्हीं श श स हा को ऊष्म वर्ण कहते हैं शॉर्टकट में हम लोग। ठीक है, अब आपने देख लिया कि झल प्रत्याहार में आपको कौन कौन से वर्ण आते हैं, आपने सूत्रों के द्वारा समझा। और पाणिनि जी का क्या क्रम है आपको ये भगवान शिव ने जब पाणिनि जी को सूत्र दिए तो किस क्रम से दिया आपको ये भी पता लग रहा है ना, कि पहले वर्गों के 4 मतलब पहले सारे स्वर दे दिए, फिर हा दिया, दोबारा 2 हा दिए तो हा दे दिया। हरिओम हरिओम हरिओम। तो अब देखिए, तो फिर हा दे दिए, फिर उसका अंतस्थ वर्ण दे दिए, फिर निमगणनम में कितने वर्ण कौन से हैं आपके? पंचम, फिर चतुर्थ, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम और फिर ऊष्म। अब एक नोटिस करने वाली बात आती है, मैं इन सूत्रों के ऊपर विचार कर रहा हूं। ये दरअसल ये विचार करना चाहिए था मेरे को स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में विचार न करके के अब विचार कर रहे हैं कि जब आपको ये बताइए, आपको मैंने कह दिया कि आपको पता लग गया कि झवई से स्टार्ट करना है, तो झवई आपका चतुर्थ वर्ण है। ठीक है, और कहां तक स्टार्ट करना है, कहां तक खत्म करना है? ऊष्म तक खत्म करना है। अब जब आप 4 से स्टार्ट करेंगे और ऊष्म पर खत्म करेंगे तो आपके बीच में 3 2 1 आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए? वो तो निश्चित आने, ऑब्वियसली आएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने झल के ऊपर अच्छे से विचार कर लिया महोदय, कर लिया नहीं कर लिया? बिल्कुल, झल के ऊपर बिल्कुल बढ़िया वाला। अब चलते हैं हम झष और खर। हम ये देखिए यहां पर क्या था, अब पहले झष पे विचार करते हैं, क्योंकि हमें झल तो पता लग गया किसके स्थान पर कार्य करना है। अब कब कार्य करना है? तो झष परे होने पर और खर परे होने पर। तो पहले झष को ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम खर को लेंगे। तो झष में देखिए झष प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा, और बताइए कि पहले बताइए कहां से कहां तक बनेगा, फिर उसके बाद बताइए उसमें वर्गों के कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। चौथा वर्ण और तीसरा वर्ण। ठीक है महोदय, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। चौथा वर्ण और तृतीय वर्ण आ रहे हैं आपके। ठीक है, अब आपको मैं यहां लिख देता हूं मैं आपके, ठीक है, 4 3 2 1 प्लस ऊष्म प्लस आपका क्या है कौन कौन से आए महोदय? 4 और 3 आए केवल, ठीक है ना, यही आए ना 4 और 3 झष प्रत्याहार में, यही तो आए केवल 4 और 3 आए ना। अब देखिए
अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? ख से स्टार्ट किया, अब कहां तक कर रहे हैं? खर, क्या बोला गया? खर, दूसरा, तीसरा और श तीनों सकार आ जाएगा। हाँ, तो आपके वर्गों के द्वितीय वर्ण, और पहला वर्ग और तीनों शकार, और तीनों शकार। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और तीनों शकार आपके ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब आपने यह देख लेते हैं। तो आपको पता लग गया द्वितीय, प्रथम और तीनों शकार। ठीक है, अब आपको पता लग गया। अब देखिए कि क्या बिठाना है आपको। अब हमको ये पता लग गया किसके स्थान पर कार्य करना है और क्या कैसी स्थिति होगी तब करना है, हमें ये भी पता लग गया कि झष परे होगा, खर परे होगा तब करना है हमें। अब क्या कार्य करना है, तो कह रहा है कि जब झष पर में मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको जश करना है। क्या करना है महोदय? जश। तो जश में कौन से वर्ण आते हैं, आप ये बता सकते हैं क्या? जब गड्डश कि ज से स्टार्ट किया और तृतीय, मतलब केवल मात्र तीसरे वर्ण आते हैं। तीसरा वर्ण। ठीक है, तो आपका तीसरा वर्ण आता है, तो तीसरा वर्ण आता है, हो गया ये पक्का। तो आपको अब एक इसके बाद अभी और बताऊंगा। अब देखिए चर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चर, नहीं चर, हाँ चर में बोला मैंने, चट तव, आगे हाँ, मतलब कि चट त कप शश, मतलब कि वर्गों के प्रथम वर्ण और तीनों शकार। ठीक है, तो चर में आते हैं आपके वर्गों के प्रथम वर्ण प्लस तीनों शकार। ठीक है, अब देखिए महोदय, अब मिलाते, अब इसका अर्थ करते हैं एक बार। ठीक है, कि सर उसमें दंत सकार लिखिए सर, ये अलग शकार लिखा। हाँ जी, तो अब ये देखिए, अब स्थिति घटानी है आपको। क्या करनी है कि हमें ये जो दोनों सूत्र कार्य कर रहे हैं वो एक ही जगह पे कार्य कर रहे हैं। किसके स्थान पे कार्य कर रहे हैं? झल के स्थान पर कार्य कर रहे हैं। पर लेकिन इन दोनों का जो कारण है वो अलग अलग है। क्या है महोदय? अलग अलग कारण है। क्यों? क्योंकि झलाम जश झसी सूत्र मांगता है झष प्रत्याहार परे होने पर, और झष में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके? 4 और 3। ठीक है, और खरीचा सूत्र क्या मांगता है महोदय? 2 और 1 और तीनों शकार। ठीक है, तो इस खरीचा सूत्र को बाद में चाहिए 2, 1 और तीनों शकार, और झलाम जश झसी को चाहिए 4 और 3 केवल बाद में। यदि 4 और 3 बाद में मिलेगा तो वो क्या कर देगा आपका? 4, 3, 2, 1 और ऊष्म के स्थान पे केवल क्या कर देगा? तृतीय वर्ण कर देगा। ठीक है, केवल तृतीय वर्ण होगा। और यदि खर और 2, 1 बाद में मिलेगा तो आपको क्या करना है? सा करना है। ठीक है, और ये मतलब चर करना है आपको। ठीक है, अब एक बार उदाहरण के तौर पे घटाते हैं। जैसे मान लीजिए महोदय, एक मिनट रखेंगे। धातु है आपकी लब। ठीक है, लब है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं लगाया धा। ठीक है महोदय, आप सभी लोग नोटिस करिएगा। पहले देखिए कि जब भी संधि होती है, व्यंजन संधि, हल संधि जहां पर होती है वहां पर 2 व्यंजनों के मिलने पर एक साथ
जब दो व्यंजन एक साथ मिलते तब संधि होती है। आपको मोटा मोटी विचार ये करना है कि दो व्यंजन मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ संधि होनी है। अब देखिए यहाँ पर दो व्यंजन मिल रहे हैं तो संधि क्या होगी, तो भा है और धा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भा और धा है, तो यहाँ पर संधि करनी है हमें। अब दोनों दो व्यंजन मिलकर संधि क्या होगी, तब आपको विचार करना है कि पूर्व वाला वर्ण झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है, बताइए। पूर्व वाला वर्ण आता है भ, झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, 4 3 2 1 और ऊष्म, ठीक है। तो 4 3 2 1 और ऊष्म के अंदर झल प्रत्याहार में भा आता है, तो हमको झल मिल गया। अब कह रहा है कि इसके बाद में, इस झल के बाद में यदि झष होगा, इस झल के बाद में यदि क्या होगा, हमारा झष प्रत्याहार होगा। झष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चतुर्थ और तृतीय। तो ये जो धा, चतुर्थ और तृतीय। अभी जो धा है हमारा, ये किस वर्ण का बताइए, चतुर्थ का है कि तृतीय का है, चतुर्थ का है। धा आपका हमारा चतुर्थ का होता है, दा होता है तृतीय का, चवर का चतुर्थ, ठीक है। तो तवर्क का हमारा चतुर्थ वर्ण है। तो देखिए आपकी शर्त घट गई कि पहले पूर्व में उसने बोला था कि पूर्व वाले में झल मिल गया, ठीक है। और उसकी दूसरी शर्त क्या थी कि झष पर में होना चाहिए, झष पर में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उस झल के स्थान पर जश हो जाएगा। अब झल के स्थान पर जश मतलब, जश मतलब तृतीय वर्ण, मतलब तृतीय वर्ण होगा, ठीक है। मतलब जा होगा या तो बा होगा या गा होगा, डा होगा या दा होगा। अब इस भा के स्थान पर तृतीय वर्ण होगा तो क्या होगा बताइए, बा होगा, ठीक है। अब आपको पता लग गया, आपने बा लिख दिया, ठीक है। लब्धा, अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लब्धा, ठीक है। क्या बन गया आपका, लब्धा। अब मैं उसी चीज को थोड़ा सा फोकस, अब आपके उसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब आगे यहां पर धा प्रत्यय, धा आपका चतुर्थ वर्ण था तो आपने तृतीय कर दिया, धा आपका चतुर्थ वर्ण था सामने, तो 4 और 3 आपको बाद में मिलेगा। जब भी आपको 4 और 3 वर्ण बाद में मिलेगा तो आपको क्या करना है, पूर्व वाला यदि झल के अंतर्गत आता है तो उसको तृतीय बनाना है, ठीक है। अब यदि 4 और 3 नहीं मिलेगा और उसकी 4 और 3 की जगह पे आपका हुआ, आपका कौन सा हो गया, 4 और 3 नहीं है, इसके अलावा अब यदि आपको मिल गया बाद में 2 1 और तीनों शकार में से कोई वर्ण मिला, बाद में आपको द्वितीय प्रथम और तीनों शकार में से कोई वर्ण मिला, तो आपको क्या करना है, झल के स्थान पर चर करना है। झल के स्थान पे क्या करना है, चर। चर मतलब प्रथम वर्ण। अब भा के स्थान पर प्रथम वर्ण होगा तो क्या होगा महोदय, पा होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लपटा बना कि नहीं बना बताइए, है ना। तो आपको यही बात समझानी थी, पर बनता नहीं है ये, पर बने ऐसा होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि बाद में आपको शर्त समझ में आनी चाहिए, ठीक है। शर्त समझ में आई आपको, यदि बाद में आपका द्वितीय प्रथम वर्ण और ऊष्म मतलब द्वितीय प्रथम या तीनों शकार हो तो आपको झल के स्थान पर क्या करना है, चर करना है, मतलब प्रथम और या तृतीय करना है। और यदि बाद में उसके या 4 और 3 हो तो आपको क्या करना है, आपको तृतीय करना है। यदि 4 3 बाद में होगा तो तृतीय करना है, और यदि 2 1 बाद में होगा तो आपको प्रथम करना है। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा, आपको अभ्यास से चर्चा सूत्र याद है। मैंने आपको कहा था कि 4 हो तो 4 को 3 बना देना है, हाँ, याद है, के टाइम बता, और 2 होगा तो 2 को प्रथम बना देना है, ठीक है। पर वहां अब यहाँ पर क्या करना है, यदि 4 3 2 1 4 3 2 1 को के बाद में यदि द्वितीय और प्रथम होगा, 4 3 2 और 1 के बाद में यदि द्वितीय और प्रथम होगा तो आपको प्रथम बना देना है। और यदि 4 3 2 1 के बाद में चतुर्थ और तृतीय होगा तो आपको क्या बना देना है, तृतीय बना देना है। एक बार फिर से एक बार बोल दीजिए, 4 3 2 1 के बाद में क्या होगा, 4 3 2 1 और ऊष्म के बाद में यदि द्वितीय और प्रथम होगा तो आपको क्या बना देना है, प्रथम वर्ण बना देना है झल 4 3 2 1 के स्थान पे। और यदि चतुर्थ और तृतीय वर्ण होगा बाद में तो आपको तृतीय बना देना है, ठीक है। आप यहीं पर देख सकते हैं, देखिए मैं इसको एक बार ताकि
अभी देखिए आप सभी लोग दिख रहा है आप सभी को। तो अभी देखिए ये जो आपका है ये है स्थानीय, ठीक है। स्थानीय मतलब जिसके स्थान पर कार्य होगा, क्या है, जिसके स्थान पर कार्य होगा। तो किसके स्थान पे कार्य होगा, तो आपको मैं यहां एक बार समझ और कर देता हूं। ये है आपका स्थानीय, ठीक है। फिर आया आपका आदेश, ठीक है। और ये आपका निमित्त, ठीक है। समझ में आया आपको? स्थानीय, आदेश और निमित्त। स्थानीय मतलब जिसके स्थान पर कार्य होगा, आदेश मतलब जो कार्य होगा, कब होगा, जो भी आप कार्य करोगे किस कारण से करोगे। निमित्त क्या है, तो आपका ये है, ठीक है। तो आपको अब देखिए वही करता है ये जो मैंने पूरा बताया है कि 4 3 2 1 और ऊष्म वर्ण के बाद में यदि 4 और 3 होगा तो आपको 3 करना है, और यदि 4 3 2 1 और ऊष्म के बाद में यदि 2 1 और तीनों शकार होंगे तो आपको करना है प्रथम और सा करना है, ठीक है। समझ में आया आपको? समझ में आया मतलब नहीं आया? अब जैसे देखिए धातु हमारी अध धातु है, ठीक है। और इससे हमने लगाया ता प्रत्यय, वो ता प्रत्यय नहीं लगाते, बार बार ता लगाएंगे, ती लगाया, ठीक है। ती तो आपको याद है, तिप्तस्जी वाला ती, हाँ ती लगाया हमने, ठीक है। अब ती लगाने के बाद देखिए यहाँ पर ता और दा मिल रहा है, संयोग हो रहा है, मतलब 2 वर्ण मिल रहे कि नहीं मिल रहे व्यंजन एक साथ, दा भी मिल रहा है और ता भी, 2 व्यंजन एक साथ मिल रहे हैं। तो अब ये बताइए, आपने देखा कि दा है आपका दा आपका स्थानीय होगा कि नहीं होगा? तृतीय वर्ण है, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि इसके स्थान पर कार्य हो सकता है, पर लेकिन निमित्त क्या होना चाहिए। तो अब ये बताइए इन दोनों में से निमित्त कौन सा वाला मिल रहा है आपको? बाद में नीचे वाला, कौन सा वाला? पहला वाला नहीं, 2 1 वाला, 2 1 वाला, 2 1 वाला। अब इसके स्थान पे निमित्त तो आपको 2 1 वाला मिला, ता है आपका वो 1 वाला है, मतलब 2 1 में से प्रथम वर्ण है, ठीक है। अब इसके स्थान पर जो द है, इसके स्थान पर क्या आदेश होगा? प्रथम वर्ण होगा, प्रथम। हाँ, तो अब ये बताइए द के स्थान पर प्रथम वर्ण होगा तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अति, ठीक है। उसी प्रकार द लाए हम, उससे हमने लगाया दूसरा प्रत्यय तह, ठीक है। तह प्रत्यय लाए, अब हमने क्या किया दोबारा महोदय, हमने ता प्रत्यय बाद में, ये तो वही वाली बात होगी, यहाँ भी ता था यहाँ भी ता है, तो देखिए ता है तो दोबारा हम क्या कर देंगे, इसको दा को दोबारा क्या कर देना, हमें ता कर देना है, तो अति अत्ता, ठीक है। अब देखिए अब दोबारा इसकी शर्त को घटाते हैं, फिर से धातु आई अध प्लस अंति। अब देखिए यहां पर अध प्लस अंति में आपने देखा आपका पूर्व वाला जो द है ये झल में आता है, हाँ जी आता है, पर आपने देखा कि अब देखा कि आपने यहाँ पर निमित्त है क्या कुछ, तो देखिए यहाँ पर निमित्त है क्या? नहीं है, ना तो 4 3 है, ना 2 1 तीनों शकार है, तो कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो कोई सा भी सूत्र नहीं लगेगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो सूत्र कार्य कर रहा है यहाँ पर 4 3 2 1 को 4 और 3 पर 3 करता है, ये सूत्र क्या है आपका? कौन सा सूत्र है महोदय? झलाम जश झसी, ठीक है, याद रखिएगा। और जो खरीचा है वो 2, और ये खरीचा नीचे वाला है 2 1 वाला, इसलिए मैं इन दोनों सूत्रों को एक साथ पढ़ाता हूँ हमेशा, क्योंकि ये दोनों एक सूत्र एक जैसे एक साथ ही पढ़ने लायक हैं, ठीक है। समझ में आपको? अब एक बार देखिए, चलते हैं दोबारा हमारी स्थिति में। पहली जस संधि है और दूसरा चर संधि है, ये हो गया इसका मतलब। इसको जश संधि और चर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं महोदय? इस वाली को कहते हैं जश संधि, और इसको कहते हैं चर संधि, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जस वाला जो है तो चर संधि जो है जस का अपवाद है। नहीं, अपवाद नहीं महोदय। अपवाद कब बनता है कि अपवाद मतलब कि पूर्व वाला बाधक सूत्र है, बाधक है, कोई नहीं है महोदय, कुछ भी नहीं है, दोनों अलग अलग सूत्र हैं, इन दोनों का आपस में संबंध ही नहीं है।
इन दोनों का आपस में संबंध ही नहीं है। क्यों नहीं है संबंध? संबंध कब होता है? जब निमित्त एक हो, जब निमित्त एक हो, स्थानीय एक हो और पर आदेश अलग हो, तब बाधक बनता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि जैसे आपको स्थानीय आदेश और निमित्त लिखा है, आपको वैसे ही समझा देता हूं। जैसे विद्या प्लस विद्या ले लेते हैं, या फिर हरि प्लस ईशा, हरि प्लस ईशा। ठीक है, अब यहां देखिए महोदय, अब आप ये बताइए यहाँ पर आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले सवर्ण दीर्घ होगा, दीर्घ संधि होगी, सवर्ण दीर्घ। ठीक है, क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको मैं बताया था तो आपने ये समझ लिया। अब मैं यहाँ पर कहूं कि दीर्घ उसको क्या चाहिए? अब इन तीनों की शर्त पहले देखिए। स्थानीय ई उ, ये स्थानीय हो गया। ठीक है, आदेश आदेश है आपका य व र प्लस ल। ठीक है, ये आपका आदेश है कि नहीं है? याद रखिएगा। और निमित्त क्या है आपका? निमित्त आपका अच है। ठीक है, निमित्त आपका अच है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब सूत्र क्या है? अकस्सवर्ण दीर्घः, वो क्या, उसका स्थानीय क्या है? अक, मतलब आ ई उ री री। ठीक है, स्थानीय। आदेश क्या करता है? तो दीर्घ करता है। ठीक है, यह आपका आदेश हो गया। निमित्त क्या है? तो आ सवर्ण, मतलब यही हो जाए, आई उ री री, ई उ री और री, ये आपका सवर्ण है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों, ये इको एणचि सूत्र का अपवाद सूत्र है अकस्सवर्ण दीर्घः। कैसे अपवाद है? तो आपको मैंने बताया कि जब स्थानीय और निमित्त एक हो, स्थानीय और निमित्त एक हो, तब अपवाद बनता है। कैसे? ये देखिए, ई उरिलरी, इको एणचि में भी ई उरिलरी आ रहा है और अकस्सवर्ण दीर्घ में भी ई उरिलरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं यार इको एणचि लगाऊंगा तो ये जो आपका हरि में जो ई है, कहाँ गया आपका? यहाँ लिख दीर्घ। अब आप, मैं ये थोड़ी लाइट चलेगी मेरे कमरे में, तो हरि प्लस ई आ गई, लाइट का नाम लेती आ गई, जल्दी सुन रही आज। तो हरि प्लस ईशा में देखिए, तो पहले क्या है? पूर्व में हरि ई है, बस 5 मिनट और लूंगा महोदय। तो हरि में ई है, ठीक है, और ई में अब यहाँ ये जो ई है आपका पूर्व में ई, ये आपका इको एणचि वाले ई में भी आ रहा है और अकस्सवर्ण दीर्घ में भी आ रहा है। ठीक है भैया, स्थानीय तो दोनों का एक है। अब देखते हैं निमित्त, तो ये चाहता है, इस इको एणचि मांगता है बाद में अच, इको एणचि बाद में क्या मांगता है? अच। ठीक है, तो अच में आपके 9 आ जाते हैं और अकस्सवर्ण दीर्घ मांग रहा है, आपको क्या मांग रहा है? 5। तो ये इसमें जो बाद में ई है, ये जो आपका ई है, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो दोनों के निमित्त सेम है कि नहीं? बताइए महोदय। महोदय हरिओम, हरिओम, निमित्त दोनों के सेम है कि नहीं है महोदय? बताइए। निमित्त दोनों के सेम है और स्थानीय दोनों के सेम है कि नहीं है? ये 5 के लिए ये सेम है ना? तो देखिए ये दोनों सेम है, पर इसमें अब ये दोनों सेम है, निमित्त भी सेम है और आदेश भी वो स्थानीय भी सेम है, इसलिए इको एणचि सूत्र का ये अकस्सवर्ण दीर्घ अपवाद सूत्र है। ठीक है, क्योंकि क्यों अपवाद क्यों है? मैंने आपको बताया था कि जो अपवाद सूत्र होता है वो कहाँ कार्य करता है? एक जो सामान्य सूत्र होता है उसके एक छोटे से क्षेत्र में कार्य करता है। क्या बताया था मैंने आपको? जो सामान्य सूत्र होता है उसके एक छोटे से क्षेत्र में कार्य करता है। तो सामान्य सूत्र क्या था? अच परे होने पर। क्या था? अच परे होने पर। अच मतलब कि
आपके 9 वर्ण आ गए, ठीक है। बाद में मैं 9 लिख देता हूं केवल, ठीक है। अब 9 में से उसका एक भाग होगा कि 5 होगा कि नहीं होगा, बताइए। एक भी होता है, 2 भी होता है, एक हिस्सा तो होता है ना उसका। एक बड़े से खेत का छोटा सा हिस्सा, एक आप 1 गज ले लीजिए, 2 गज ले लीजिए, 3 गज ले लीजिए, वो भी हिस्सा होता है कि नहीं होता है? होता है, बड़े से खेत का। तो ऐसे ही ये 9 अच में से अ ई उ ऋ ऋ 5 ये एक हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया? तो अब यहाँ पर ये इसमें ये ज्यादा मांग रहा है, ये ज्यादा जगह पर लग सकता है, 9 जगहों पे लग सकता है, और ये कहाँ लगेगा? केवल 5 जगहों पे, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए निकुंज महोदय 9 जगह अतोगुणे, हाँ अतोगुणे, फिर इसका भी आ जाएगा। हाँ, अतोगुणे इसका भी अपवाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अतोगुणे को क्या चाहिए महोदय? अतोगुणे को देखिए, उसको निमित्त जो है वो गुण होना चाहिए। ए आप देखिए ये क्या करता है? पर सवर्ण पर, हाँ ठीक है, और उसको क्या चाहिए? ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इको एनर्जी सूत्र ने 9 लोगों को मांगा, ठीक है। तो उसने 9 हिस्से ले लिए। अब उसके 9 हिस्से का एक भाग हमने ले लिए 5। तो इस कारण इको एनर्जी का अपवाद सूत्र क्या है? अकस सवर्ण दीर्घ। अब अकस सवर्ण दीर्घ का भी अपवाद सूत्र अतोगुणे क्यों होता है? क्योंकि अकस सवर्ण दीर्घ लग सकता है 5 जगहों पे, और अतोगुणे कहाँ लग रहा है? केवल 1 जगह पे। तो उसके एक छोटे से भाग में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब ये बताइए कि अब अतोगुणे सूत्र यहाँ पर अतोगुणे सिर्फ आ में लग रहा है। अब आकर के ये अकस सवर्ण दीर्घ कह दे कि नहीं, तुम यहां भी नहीं लगोगे, तुम यहां भी नहीं लगोगे, तो पाणिनि जी का सूत्र बनाना बेकार है कि नहीं, बताइए? बेकार है, क्योंकि अतोगुणे सूत्र बेकार ही हो जाएगा फिर। जब वो कह रहा है कि मतलब कि मैं एक ही जगह लग सकता हूं, आ की जगह पे, और जहां मैं लगूंगा वहां पर अकस सवर्ण दीर्घ हमेशा प्राप्त होगा। जहां पर मैं लगूंगा, अतोगुणे कह रहा है, जहां पर मैं लगूंगा वहां पर हमेशा अतोगुणे वो अकस सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा। तो अकस सवर्ण दीर्घ जब हमेशा प्राप्त होगा तो वो तो मेरे को हमेशा मना कर देगा। तो कह नहीं, तुम बलवान हो, अगर अकस सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा है और तुम भी प्राप्त हो रहे हो तो तुम लगोगे, क्योंकि तुम सिर्फ इस जगह पे ही लग सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि अपवाद सूत्र कैसे होते हैं? एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उस बहुत बड़े क्षेत्र में से हम छोटे से क्षेत्र, जो छोटे क्षेत्र में लग जाता है उसको हम अपवाद मानते हैं। जो उससे भी छोटे क्षेत्र में लग जाए वो उसका अपवाद होता है, जो उससे भी छोटे क्षेत्र में लग जाए वो उसका अपवाद होता है। समझ में आया आप सभी को? इसके ऊपर और आगे जैसे आज ये बताए। हाँ जी, हरिओम। हरिओम महोदय, स्वर्ण दीर्घ संधि का जो है अपवाद हो गया, मतलब जो इको एनची यानी यम संधि। नहीं, इको एनची का अपवाद है दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। छोटा तो यम संधि है ना महोदय? कैसे है महोदय, बताइए? क्योंकि इसमें जो अक में जो है 9 वर्ण आ जाते हैं। अक में नहीं महोदय, अच में। और अच में आते, मैं बताता हूं आपको, अच में आते 9 वर्ण और अक में आते 5 वर्ण। तो इको एनर्जी में अच में 9 वर्ण आ रहे हैं और इसमें 5 वर्ण आ रहे हैं। तो 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 9 छोटा है कि 5 छोटा है, बताइए? यानी हाँ, यन संधि का जो है अपवाद है स्वर्ण दीर्घ संधि। बिल्कुल सही। कैसे, किसका अपवाद है? सवर्ण दीर्घ संधि, ठीक है महोदय। और इसका अगर सवर्ण दीर्घ का भी अपवाद कैसे हुआ तो गुणे आपको पता लग गया, ठीक है। सिर्फ अ के लिए होता, केवल अ के लिए। अगर ई आएगा तो अगर सवर्ण दीर्घ ही लगेगा, ठीक है। आपको सभी को समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा यहीं रखते हैं, ठीक है। और अब देखिए, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं आपको कि आप लोगों की कितनी धातु बची हैं। महोदय दूसरा अपवाद अभी नहीं समझ में आया, एक अपवाद समझ में आ गया, दूसरा नहीं आया। हाँ, दूसरा भी महोदय किसी दिन और आराम से चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपकी 38, 39, 40 3 धातु और 41, 42, ठीक है, 5 धातु आपकी बची हुई है। अगली कक्षा में ये आपकी सारी 5 धातु, ऐसा नहीं है कि आप हमने आज टाइम वेस्ट किया है, हमने 2 संधि के सूत्र पढ़ लिए। हमने भवादिगण को सिद्ध करने की जगह संधि के 2 सूत्र पढ़ लिए। एक तो क्यों धात्वादि, वो क्या कहते हैं, झलाम जस जसी, और एक खरीचा, ठीक है। आप सभी को समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अब मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि 38वें सूत्र में देखिए यहां लिखा है ना, अब झलाम जस झसी सूत्र से शाह को क्या हो रहा है, कहने जस तो होगा। अब शाह को यदि जाबा में शाह को अगर जाबा में से कोई करने के लिए बोले तो आप क्या करना चाहेंगे, बताइए आप?
अगर शा को जबगढ़ दश पांच जब गढ़ द इन पांचों में से कोई किसी एक करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? जो करेंगे, देखिए जो शाह है आपका तालब्य शाह है, उष्म को छोड़ दीजिए, स्थान देखते हैं तो तालब्य शाह का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इच्चुये शानम तालु। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ऐसे देख, यहाँ देखता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ। आपका जो तालब्य शाह है उसका स्थान है आपका तालु। ठीक है, अब जो आपका आदेश है, आदेश क्या है? ज ब ग ड और द, इनमें से जिसका भी स्थान तालु है वो बैठ जाएगा। तो देखिए लास्ट से देखते हैं, द का स्थान है दंत, ड का स्थान है क्या कहते हैं ऋटुरषाणा मूर्धा, द का है आपका कंठ, ब का है आपका ओष्ठ और ज का है आपका तालु। ठीक है, तो ज का क्या है आपका? तालु। तो शा के स्थान पे जब भी आपको जश करने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे आप? जा करेंगे। ठीक है ना। और यदि आप मैं कह दूं कि मूर्धन्य शकार, मूर्धन्य शकार के स्थान पे जश करना है तो क्या बिठाएंगे? कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको स्थान देखना है कि मूर्धन्य शकार का स्थान क्या है महोदय? हरिओम हरिओम। हाँ, मूर्धन्य करेंगे। हाँ, तो मूर्धन्य शकार का स्थान है क्या कहते हैं? मूर्धा। और इन पांचों में यदि जश करने के लिए कहा जाए तो मूर्धन्य शकार के स्थान पे जश करने पर ड होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? आज की कक्षा इतनी करते हैं। ठीक है सभी को, सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, पुनः मिलामः। भानुवासरे पुनः मिलामः। सर ये वीडियो पे ग्रुप में डाल दीजिएगा फिर टाइम मिले। धन्यवाद धन्यवाद महोदय, ग्रुप पे तो डाल दूंगा, पर लेकिन आज दिक्कत आएगी है क्योंकि बार बार कट जाता ना, तो रिकॉर्डिंग भी हुई नहीं है। एक रिकॉर्डिंग हुई है, अब ये दूसरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जो बीच वाली रिकॉर्डिंग थी ना उसमें वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। नहीं भूला नहीं मैं, रिकॉर्डिंग तो करेगी। नहीं रिकॉर्डिंग आपका उसमें आएगा जब जूम आपका फोल्डर में जाएगा तो आपका रिकॉर्डिंग एवरी डे का आपको आएगा अंदर। ठीक है महोदय, मैं देखता हूँ, फोल्डर बन जाता है। ठीक है। कहानी आदेश और निमित्त ऐसे समझ आया, हम कौन थे, क्या हो गए और क्यों हो गए। हाँ जी, तो ऐसा करूंगा मैं, आपको जब भी कोई भी चीज पढ़ाऊंगा आदि क्या कहते हैं संधि में, तो आपको आदेश, स्थानी और निमित्त दिखा करके मैं समझाऊंगा। ठीक है, आज बहुत अच्छा संधि के लिए दोनों बहुत अच्छा समझा आज इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत। अच्छा, दूसरा ये कि जितनी भी आप रिकॉर्डिंग होगी अगर आप डाल देंगे, क्योंकि आज 8:30 बजे से प्रारंभ होनी थी और मुझे तो मालूम, मैंने देखा नहीं था, तो जितनी भी हो उसको कम से कम देख लेंगे जिससे कि हम संडे के लिए तैयार रह सकें। जी वो मैं डाल दूंगा। हाँ, मनीष जी को जाना है तो आप जा सकते हैं मनीष जी। ठीक है, हाँ। अब वो क्या है कि थोड़ा डॉक्टर के पास जाना है मेरे को, इसलिए मैं आप सभी को। हाँ, इसीलिए धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद, नमो नमः। धन्यवाद, नमो नमः। तो जितनी भी आपके पास रिकॉर्डिंग कृपया वो डाल दें। जी मैं डाल दूंगा मैं महोदय, मैं अभी हॉस्पिटल से जाके आ जाता हूँ। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नकुल महोदय